हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे हम लोग शुभ वंश पे डिस्कशन करने वाले हैं। शुभ वंश से कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, औरों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र हित में शिक्षा। ठीक है बच्चे, सेशन बहुत धमाकेदार होगा। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। ठीक है, हमने मौर्य काल पे चर्चा कर दिया। जो बच्चे अभी मौर्य काल की वीडियो को नहीं देखे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप मौर्य काल पे, ठीक है, मौर्य काल की वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं शुभ वंश। ठीक है, शुभ वंश के बारे में जानेंगे बच्चे, जिसको हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। पहला पॉइंट तो आपको यही से मिल गया कि आपको क्या जानना है कि शुभ वंश को मौर्योत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि शुभ वंश आपका कहां पे है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कहां पे था शुभ वंश या शुभ एम्पायर कहां पे था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भारत के मैप में, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा। ये जो मध्य प्रदेश वाला इलाका यहाँ से, ठीक है, सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ से आपका ये जो है ये शुभ वंश का एम्पायर है। ठीक है, शुभ वंश का क्या एक एम्पायर है, आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पे आपको पाटलिपुत्र भी दिख रहा होगा, जो शुभ वंश की, ठीक है, कैपिटल थी विदिशा। ठीक है, पाटलिपुत्र भी कैपिटल थी। ठीक है, पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग के समय में कैपिटल थी। फिर आगामी शासकों के समय में जो राजधानी बनी वो आपकी क्या थी, विदिशा थी, जो कि आपके शुभ एम्पायर के इधर ही, ठीक है, सेंट्रल में मध्य प्रदेश में स्थित है शुभ वंश। ठीक, तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा। अब कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से या आप मौर्योत्तर काल से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि शुभ काल, ठीक है, या शुभ वंश की बात करते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि किसी वंश का कोई ना कोई क्या होता है, संस्थापक होता है। ठीक है, नींव धरने वाला कोई ना कोई होता है, उसका निर्माण करने वाला कोई ना कोई होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ही बन जाता है कि संस्थापक कौन है। ठीक है, शुभ वंश के संस्थापक कौन है। अगर हम बात करते हैं शुभ वंश के संस्थापक की, तो एक नाम आता है बच्चे, इसको याद रखना है हमको, पुष्यमित्र। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे शुंग लिखी जाता है, शुंग लिखा होता है, क्योंकि पुष्यमित्र ने ही क्या किया था, शुंग वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पुष्यमित्र कौन था। ठीक है, पुष्यमित्र कौन था और इसने शुंग वंश की स्थापना क्यों की। ठीक है, पुष्यमित्र जो था वो मौर्य काल के जो अंतिम सम्राट थे, या आप कह लीजिए मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त का एक सेनापति था। ठीक है, सबसे बड़ी बात सेनापति था, इससे मतलब नहीं है, आपको ये जानना है कि सेनापति के आगे एक ऐसा फैक्ट आएगा, एक ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण परिवार का सेनापति था, जिसने, ठीक है, जिसने बृहदत्त की हत्या करके शुभ वंश की क्या की, स्थापना की, या आप कह सकते हैं मौर्योत्तर काल की क्या की, स्थापना की। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि इसको मौर्योत्तर काल क्यों कहा जाता है। मौर्योत्तर काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शुभ वंश की स्थापना हुई पुष्यमित्र के द्वारा, तो शुभ वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने अपने 8 वर्षों के शासन काल में, ठीक है, 8 वर्षों के शासन काल में सारी परिस्थितियां, सारी एक्टिविटी जो मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य प्रशासक के समय मौर्य प्रशासक करते थे, वही सारी एक्टिविटी ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी थी जो इस शासक को, ठीक है, महान हिंदू राष्ट्रवादी के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी की वजह से इसको महान हिंदू राष्ट्रवादी, ठीक है, हिंदू राष्ट्रवादी शासक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स मिल गए कि शुभ वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र। ठीक है, और इसी शुभ वंश को हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल क्यों कहते हैं कि मौर्य काल में जैसे प्रशासन था, प्रशासन को जो कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा गया, ठीक है, सचरा कहा गया, इस पे हमने चर्चा किया था। सारे सेम टू सेम वही सारे पॉइंट, ठीक है, पुष्यमित्र के शासन काल में था, इसलिए इसको मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो शुभ वंश में आगे जो आपको फैक्ट मिलेगा, वो फैक्ट क्या बच्चे,
पहला फैक्ट तो आपको ये मिल जाएगा कि इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी, विदिशा थी। इसकी राजधानी क्या थी, विदिशा। आपको याद रखना है राजधानी क्या थी, विदिशा, जो कि आपके मध्य प्रदेश, सेंट्रल मध्य प्रदेश में क्या पड़ता है, विदिशा पड़ता है, जो वहां की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि शुकवंश इतना फेमस क्यों है, ठीक है, शुकवंश इतना फेमस क्यों है, तो आपको याद रखना है कि शुकवंश के समय में ही, ठीक है, शुकवंश के समय में ही यमन आक्रमण हुए। ठीक है, यमन आक्रमण हुए। आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है कि किस राजवंश के शासन में, ठीक है, भारत में, ठीक है, यमन आक्रमण हुआ था। ठीक, तो वो आपका वंश कौन था, शुकवंश था। देखिए यमन आक्रमण तो हुआ, लेकिन यहाँ पे दो आक्रमण हुए थे यमन के, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यमन के दो आक्रमण हुए। पहला आक्रमण जो हुआ था वो आपके, ठीक है, शुकवंश के संस्थापक पुष्यमित्र के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो कि डेमेट्रियस प्रथम बैक्ट्रिया का शासक था। कहां का शासक था, बैक्ट्रिया का शासक था। इसलिए, ठीक है, यूनानियों को, या हम लोग यमन को क्या कहते थे, बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता था। एक नाम उनका क्या था, बैक्ट्रियाई यूनानी। क्यों कहा जाता था, क्योंकि बैक्टीरिया का शासक डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम था। क्योंकि देश का नाम बैक्टीरिया था, इसलिए इनको बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा जाता था। तो पहला जो आक्रमण हुआ था वो शुकवंश के शासनकाल में हुआ था। दूसरा इसी शुकवंश के शासनकाल में, ठीक है, दूसरा इसी शुकवंश के शासनकाल में यमन का जो उत्तराधिकारी, ठीक है, मतलब डेमेट्रियस प्रथम के बाद का जो उत्तराधिकारी मिनाडर हुआ था, उसके शासनकाल में उसने, ठीक है, आपके अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन था बच्चे, आगे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे स्पेशल पॉइंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले अग्निमित्र, अग्निमित्र का पुत्र था आपका वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र। वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। और मिनाडर क्या करता है, वसुमित्र को, ठीक है, सिंध नदी के किनारे, ठीक है, लड़ाई करने के लिए बुलाता है, जिसमें क्या होता है, वसुमित्र की लास्ट में जीत हो जाती है। तो दो चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि शुकवंश के शासनकाल में, ठीक है, दो यमन आक्रमण हुए थे। दोनों यमन आक्रमण में, ठीक है, शुकवंश के शासकों की विजय हुई थी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पहला यही आपका बन जाता है कि यवनों का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो यवनों का आक्रमण जो हुआ था वो शुकवंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे, अगर हम आगे की बात करें तो आपने राजधानी जान लिया, संस्थापक जान लिया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था ये भी जान लिया। यमन आक्रमण हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से शुकवंश को जाना जाता है। और आगे के क्या फैक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर राजवंश की, ठीक है, हर राजवंश की जानकारी के लिए कोई ना कोई साहित्यिक स्रोत होता है। जैसे हमने मौर्य काल की चर्चा किया, तो मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत की बात में हमने बताया था कि आपने अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख सकते हैं, ठीक है, मैग्नेस्टीनियस की इंडिका देख सकते हैं, मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, उस पर चर्चा कर सकते हैं। दीपवंश, महावंश जो कि आपके सिंगली साहित्य है, उससे, जूनागढ़ के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से हमें क्या मिलता है कि मौर्य काल का प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही शुकवंश का, ठीक है, साहित्यिक स्रोत क्या है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि शुकवंश के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जिस प्रकार से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, ठीक है, 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके क्या करता है, अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, अपने साम्राज्य को क्या करता है, स्थापित करता है। और वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में, ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि साहित्यिक स्रोत क्या है। तो पहला साहित्यिक स्रोत, जैसे हमने आपको बताया था कि पुराण, ठीक है, साहित्यिक स्रोत आपका पुराण से मिल जाता है। तो पुराण में क्या मिलता है, पुराण, ठीक है, पुराण की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है, या ब्रह्म पुराण जिसको कहा जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि शुकवंश का संस्थापक कौन था। शुकवंश का संस्थापक आपका कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हर्षचरित्र, हर्षचरित्र जो कि आपके बाणभट्ट की रचना है, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षचरित्र के। ठीक है, हर्षचरित्र जो कि किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। और इसमें भी उल्लेखित है किसका नाम, शुकवंश के संस्थापक का नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, हर्षचरित्र ने, ठीक है, हर्षचरित्र में शुकवंश के संस्थापक जो है आपके पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। आपसे पूछ सकता है अनार्य कहा गया, ये शब्द आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा एग्जाम का लेवल हाई कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं।
अनार्य का मतलब यहाँ पे हर्षचरित्र में शुक वंश के संस्थापक मतलब क्या, इन्होंने क्या किया था, शुक वंश के जो संस्थापक थे, कहा जाता था कि जो पुष्यमित्र था वो कट्टर विरोधी था, किसका, बौद्ध धर्म का। किसका विरोधी था, बौद्ध धर्म का। यहाँ तक की किताबों में ये भी उल्लेखित है कि एक बौद्ध धर्म भिक्षु का सर लेके आएंगे तो आपको 100 मुद्राएं दी जाएंगी, 100 मुद्राएं दी जाएंगी, ऐसा भी आपको किसी किसी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षचरित्र के अनुसार, या हर्षचरित्र किसकी रचना, बाणभट्ट, जिसमें ये बताया गया है कि उस समय शुक वंश का शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, फिर आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य या पतंजलि का महाभाष्य, जैसे कि पतंजलि कौन था, पुष्यमित्र के शासन काल में, या पुष्यमित्र का क्या था, पुरोहित था। ठीक है, महाभाष्य में ये बताया गया कि यवन आक्रमण के समय, यवन आक्रमण जब हुआ था तो उस समय शुक वंश का शासक कौन था। तो यहाँ से साहित्यिक स्रोत से हमको 3-4 पॉइंट्स मिल गए कि जहां से हमको पता चलता है कि शुक वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था, उनकी कार्यशैली कैसी थी। तो साहित्यिक स्रोत से हमको पता चलता है, पुराणों से पता चल जाता है। ठीक है, बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, उससे पता चल जाता है। पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि कौन था जी, जो आपके शुक वंश में, ठीक है, आपके राजा पुरोहित, ठीक है, राजा का पुरोहित था। ठीक है, राजा उस समय कौन था, आपके पुष्यमित्र शुंग। ठीक, तो यहाँ से हमको साहित्यिक स्रोत से पता चलता है कि शुक वंश का शासनकाल कैसे था। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत में आपको मिला हुआ है अयोध्या का लेख। ठीक है, इस पे चर्चा कर लीजिए, और आपके जूनियर एडेड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बना हुआ था। आप लोग सोच नहीं सकते कि एग्जामिनर का माइंड कहां तक जा सकता है। उसने क्वेश्चन ये किया था कि जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसका उल्लेख किस, ठीक है, लेख में मिलता है। ऑप्शन आपको दे दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका उल्लेख अयोध्या के लेख में मिलता है। किसके लेख में मिलता है, अयोध्या के लेख में मिलता है। अयोध्या के लेख में क्या मिलता है बच्चे, कि जब यवन आक्रमण, ठीक है, यवन आक्रमण, पहला यवन आक्रमण होता है तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, यवनों को पराजित कर देता है। उसी के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। मतलब क्या, अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या, पूजा पाठ करवा के अपने घोड़ों को छोड़ दिया जाता था, घोड़े को छोड़ देते थे लोग, उनको अगर कोई राजा को पकड़ लेता था तो उससे युद्ध होता था। तो यहाँ पे वो उल्लेख, ठीक है, अयोध्या के लेख में मिलता है कि पहला ऐसा एक प्रतापी राजा हुआ मौर्य काल के शासन के बाद जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और उसका अयोध्या के लेख में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये आपके जूनियर एडेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अयोध्या के लेख में ही मिलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसके राजा के द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज और भी आपको उल्लेख मिलता है, दिव्यावदान। जैसे हमने कल बताया था आपको कि दिव्यावदान क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ की क्या है, रचना है। दिव्यावदान से हमको ये भी पता चला था कि आपके अशोक की एक पत्नी का नाम क्या था, पद्मावती था। अब उसी दिव्यावदान से हमको ये पता चलता है, ठीक है, कि पुष्यमित्र वंश का अंतिम शासक, ठीक है, पुष्यमित्र वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है, ठीक है, दिव्यावदान से मिलता है। तो यहाँ से आपको साहित्यिक स्रोत से बहुत सारे पॉइंट हमने बता दिए कि दिव्यावदान से, ठीक है, वदान से हमको ये पता चलता है कि जो शुक वंश या मौर्योत्तर काल का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, तो उसका नाम उल्लेखित मिलता है हमको दिव्यावदान में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो हमने पुराण पे चर्चा कर लिया, ठीक है, अयोध्या के लेख पे चर्चा कर लिया, दिव्यावदान पे चर्चा कर लिया, और भी हमने आपको बताया। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में ये से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं शुक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, तो शुक वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था बच्चे, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो आपका पुष्यमित्र शुंग हुआ था। ये आपको याद रखना है, प्रतापी राजा सबसे ज्यादा यही था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, या आप इसी को कह सकते हैं संस्थापक, क्या कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें आगे की, अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन था, इनका पुत्र था। ठीक है, इनके शासन काल में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, विदर्भ साम्राज्य से हुआ था। विदर्भ पे देखिए, विदर्भ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। विदर्भ एक आपका राज्य था। पहले क्या था कि मौर्य काल के शासकों के द्वारा, ठीक है, इस पे क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। लेकिन बीच में क्या हुआ, मौर्य काल का शासन का अंत हुआ तो विदर्भ एक स्वतंत्र राज्य बन गया। और उसके बाद में, ठीक है, क्या हुआ कि शुक वंश की जब स्थापना होती है तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे जो अग्निमित्र है वो विदर्भ पे क्या करते हैं, विदर्भ राज्य पे अपना शासन क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो अग्निमित्र के समय में केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है, विदर्भ युद्ध।
विदर्भ युद्ध, क्योंकि वो समय एक स्वतंत्र राज्य था क्या, विदर्भ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वसुमित्र, आप याद रखिएगा वसुमित्र, वसुमित्र को याद रखिएगा। वसुमित्र क्यों याद रखना है आपको, वसुमित्र का लिंक जो है, ठीक है, मिनाडर से है, जो आपका दूसरा यमन आक्रमण हुआ था उसमें वसुमित्र ने मिनाडर को क्या किया था, पराजित किया था, या मिनाडर को क्या किया था, पराजित किया था। तो ये चीज आपको याद रखना। उसके बाद एक शासक हुए थे ब्रजमित्र, कौन से शासक हुए थे, ब्रजमित्र, जिनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता या इनके शासन काल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो कि आपकी एग्जाम ऑप्शन से पूछे जा सकते हैं। फिर अगला मिलता है आपको, ठीक है, अगला मिलता है भागभद्र। क्या मिलता है, भागभद्र। भागभद्र के शासन काल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ था, क्या हुआ था कि इनके शासन दरबार में पहला यूनानी राजदूत आता है। कौन सा, यूनानी राजदूत आता है जिसका नाम क्या था, हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस प्रथम, हेलियोडोरस प्रथम आता है, जो ये बताता है कि शुग वंश के समय में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। हेलियोडोरस प्रथम पहला यूनानी राजदूत आता है जो ये बताता है कि किसके शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था। तो भागभद्र हो गए। और सबसे अंतिम जो शासक थे आपके देवभूत थे। तो इनको याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है मौर्योत्तर काल का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक के तौर पे आप इनको याद रखिएगा, अंतिम शासक आपके कौन थे, देवभूत थे। तो ये कहीं ना कहीं पूरी बायोग्राफी आप देख सकते हैं शुगवंश की। ठीक है, शुगवंश के बारे में जान सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे, अग्निमित्र जो कि विदर्भ की लड़ाई लड़े थे। उसके बाद वसुमित्र ने क्या किया था, एक लड़ाई पुष्यमित्र शुंग ने भी लड़ा था यवनों के साथ, दूसरी लड़ाई वसुमित्र ने लड़ा था मिनाडर के साथ। और ब्रजमित्र के बारे में कोई ऐसी चर्चा का उल्लेख नहीं मिलता जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको भागभद्र मिलते हैं। क्यों इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के समय में आपके एक यूनानी राजदूत आते हैं जिनका नाम हेरोडोरस था, और उन्होंने ये बताया कि शुग वंश के समय में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद हो गया। और देवभूत क्या था, उस राजवंश का क्या था, अंतिम शासक था। इतने पॉइंट्स हो गए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो एक एक राजाओं पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस राजवंश का क्या करेंगे, पूरी तरह से द एंड करेंगे कि जितने प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं सारे डिस्कशन हम कर लेंगे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो आपका आता है वो क्या है, पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में थोड़ी सी कहानी है, जान लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि क्या इनकी, ठीक है, बायोग्राफी क्या है इनकी। तो संस्थापक हो गए। ठीक है, संस्थापक होने के साथ पहले ये क्या थे, आपके मौर्य काल के सेनापति थे, बृहदत्त के सेनापति थे, उनकी हत्या करके अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। फिर इनके समय में एक यवन आक्रमण हुआ, आपको याद रखना है पहला यवन आक्रमण किनके समय में होता, तो आपके शुगवंश के शासन काल में हुआ था। और उस समय शासनकर्ता कौन था, आपका पुष्यमित्र था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पहला आक्रमण पहला यवन आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, शुगवंश के शासन काल में हुआ था। फिर आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि जो इनके जो पुरोहित थे, ठीक है, पुरोहित का नाम याद रखना है। पुरोहित, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पुरोहित का नाम क्या था, पुरोहित का नाम क्या था बच्चे, पतंजलि था, जिन्होंने महाभारत की रचना की। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में संस्कृत भाषा का क्या हुआ, उत्थान हुआ, संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ। ठीक है, अब यहां से हम एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा वंश है जिसको ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है, तो वो ब्राह्मण वंश कौन सा है आपका, यही शुग वंश है। ठीक है, शुग वंश है। कई कई किताबों के उल्लेख में मिलता है कि ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो भी पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर इसने बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जो कि संस्कृत भाषा का उत्थान किया, साथ ही साथ एक चीज ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ब्राह्मण व्यवस्था पे इसने फोकस किया, ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में इसका क्या किया, उत्थान किया। और इसके बाद इसके काल में, इसके शासन काल में पहला स्मृति ग्रंथ, ठीक है, हम स्मृति ग्रंथ पे भी चर्चा करेंगे कितनी प्रकार की स्मृति ग्रंथियां होती हैं। जो पहला स्मृति ग्रंथ था आपका मनुस्मृति, इसकी रचना हुई थी, आपको ये चीज याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुई थी। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कौन सी स्मृति ग्रंथ को, ठीक है, कानून संहिता के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है मनुस्मृति ग्रंथ को ही कानून संहिता कहा जाता है। मैं आपको, ठीक है, आगे की क्लासेस में ये सारी चीज करवाने वाला हूँ कि स्मृति ग्रंथ क्या है, ठीक है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है,
ठीक है, आरक्य क्या है, वेद क्या है, ठीक है, आपके कितने प्रकार के वेद, सारी चीजों पे चर्चा होगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे मनुस्मृति ग्रंथ की रचना आपके शुंग वंश के शासन काल में हुआ था, सत्य प्रतापी राजा के शासन काल में हुआ था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको ये चीज याद रखना कि यज्ञों और बलियों की प्रथा का प्रारंभ कब किस वंश से होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, यज्ञ और बलि का प्रारंभ भी इन्हीं के शासन काल से हो जाता है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल से हो जाता है, ठीक है बच्चे। अब एक चीज आपको ये याद रखना, ठीक है, कि जो आपके शुंग वंश के शासन काल में यमन शासक जो आया हुआ था, भागभद्र के शासन काल में आया हुआ था, जिसका नाम था हेरोडोरियस, ठीक है। उसने क्या बताया कि उसने एक गरुड़ स्तंभ का मतलब गरुड़ स्तंभ, उसने गरुड़ स्तंभ का क्या क्या उल्लेख किया, अपनी रचना में उल्लेख किया, और उसने बताया कि ये जो है कि भागवत धर्म का उदय करता भी है। तो एक पॉइंट आपको याद रख लेना है कि कौन सा भागवत धर्म का उदय करता है, ये बहुत समय इस समय चल रहा है, भागवत धर्म का उदय करता, ठीक है, भागवत धर्म का उदय करता, ये चीज आपको बताया है। हेरिक्लेज, जिसको क्वेश्चन में हेरिक्लेज लिख के आ जाता है, कृष्ण के पुजारी जो होते थे उनको हेरिक्लेज कहा जाता था, ठीक है, हेरिक्लेज, ये मैग्नेस्टेरिज ने अपनी पुस्तक में भी बताया है, हेरिक्लेज का वर्णन किया है। तो हेरिक्लेज मतलब यहाँ से भागवत धर्म का उदय हो जाता है। वही जो मैग्नेस्टेरिज के इंडिका में थोड़ा सा वर्णन मिलता है, वहां पे भागभद्र के समय में जो यूनानी राजदूत आता है, हेरोडोरियस प्रथम जो आता है, वो ये बताता है कि मौर्योत्तर काल के शासन काल में ही, ठीक है, आपके भागवत धर्म का उदय होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ये याद रखना है। तो हमने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अग्निमित्र के द्वारा विदर्भ लड़ा गया, ठीक है। वशिमित्र जो था दूसरा आपका यमन आक्रमण सहन करता है, या आक्रमण को पराजित करता है, जो मेनाडर करता है, उसके साथ लड़ाई करता है सिंधु नदी के किनारे पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भरूत, ठीक है, भरूत का स्तूप है, ये आपको याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भरूत स्तूप। अब आपसे मैं एक डिस्कशन करना चाहते हैं, लोगों का कहना होता है कि ये बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे, लेकिन आपको यहाँ से लगेगा कि उन्होंने सर्व धर्म को क्या किया, सभी धर्मों को मान्यता सर्व समान रूप से देखा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने भरूत, ठीक है, एक आपका स्तूप था भरूत का बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म पे हम जल्दी बच्चे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उसको विकसित जो होगी चर्चा किया जाएगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो भरूत स्तूप के बारे में बता देते हैं आपको। इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था, भरूत स्तूप का निर्माण जो हुआ था, वो आपके पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ से आप कैसे कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे? अगर कट्टर विरोधी थे तो ये इनका निर्माण होने देते? तो यहाँ पर भरूत स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। सांची स्तूप का जो पुनर्निर्माण हुआ था या जीर्णोद्धार हुआ था, ठीक है, सांची स्तूप की बात करते हैं, वो अग्निमित्र ने बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा शासनकाल जो है, ठीक है, सभी धर्मों को एक समान नजर से देखने वाला था। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये धर्म जो है बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, या कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जो है कि एक हिस्टोरिक एसेट लेके आइए तो हम उनको क्या करेंगे, 100 मुद्राओं का ध्यान करेंगे। लेकिन अग्निमित्र जो था, अग्निमित्र एक ऐसा शासन था पुष्यमित्र का, जिसके समय में बौद्ध भिक्षु, एक नाम आपने सुना होगा भगवती, ठीक है, भगवती का नाम हम उल्लेख करेंगे बौद्ध भिक्षु के रूप में। ये जो था इसको आश्रय दिया था, ये कौन दिया था? अग्निमित्र ने ही दिया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं, ये कट्टर विरोधी ना हो गए, सर्वभाव, ठीक है, सर्वभाव से रूप से सभी धर्मों को देखने वाले लोगों का शासन था, ठीक है। और इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, सारे क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है बच्चे। अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्रीय हित में होगा, और इस संस्थान के माध्यम से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपकी सीडीपी क्लास जल्द ही आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सीडीपी क्लास को अटेंड नहीं किया तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहां पे जाकर आप सीडीपी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।